अल्लाह बोल पर आज से हम एक नए प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को हमने गपशप का नाम दिया है। होना ये है कि हम यूं ही बैठा करेंगे और आपके जो मसाइल हैं, जो आपको दरपेश आते हैं, हमें दरपेश आते हैं, हम इन चीज़ों को अपने माशरे में देखते हैं, हम उन पर गुफ्तगू किया करेंगे और आप तक हमारे आपके मसाइल हमारे और इनके मसाइल जो हैं, हमारे आपके मसाइल हैं, हम इन पर गुफ्तगू किया करेंगे। जो मालूमात हमारी होगी, जो एक्सपर्ट्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे, वो हम आपके सामने लाएंगे और इन पर बातें किया करेंगे। इस जो प्रोग्राम है जमूद भाई, इसको करने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, ये बताना हमारी जो सामीन हैं उनको बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि यकीन करें कि हमारा जो हर चीज़ को देखने का जो नज़रिया है, जिस तरीके से हम व्यू पॉइंट अपना रखते हैं, वो एक बड़ा रिवायती सा नज़रिया है, बिल्कुल बड़ा ट्रेडिशनल सा रवैया है, जिसको हम जूं के तू फॉलो करते आ रहे हैं, आज तक वही चलता आ रहा है। मुझे फैज़ की एक बड़ी ख़ास नज़म बड़ी बेहतरीन, मेरे दिल के बहुत करीब है, वो मुझे याद भी आती है कि आइए हाथ उठाएं हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। वाह। तो उस रिवायत पसंदी से थोड़ा बाहर निकल कर एक सोचने का एक नया नज़रिया, एक नया व्यू पॉइंट रख कर लोगों को चीज़ें समझाने का, दिखाने की कोशिश है ये। तो जो टॉपिक आज हमने चुना है, जमूद भाई हमारे साथ जमूद मुगल साहब हैं। माफ़ी चाहता हूँ कि आपका तारुफ, आप सब इनसे वाकिफ़ हैं, इनको जानते हैं। जो और मैं माफ़ करिएगा, आपको रोक रहा हूँ। मैं आप तमाम लोगों को ये बताऊँ कि ये आइडिया, ये हमारे छोटे भाई हैं नियाज़ साहब, इन्हीं का आइडिया है। और अगर ये आपको पसंद आता है तो सारा क्रेडिट इन्हीं को जाना है। और अगर इस प्रोग्राम से हम वो मकसद हासिल करने में नाकाम रहते हैं, मतलब आपको पसंद नहीं आता है, आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी आप इन्हीं के खाते में डालिएगा। जी जी जी, शुरू करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने जो भी नज़रियात, सजेशंस वगैरह हैं, वो हमें वक्तन फ़वक्तन भेज सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। आज जो हमने जो टॉपिक चुना है, जो मौजू हमने मुंतखब किया है, वो एजुकेशन का है। जमूद भाई, हम देखते हैं कि लंबे वक्त से हम एजुकेशन पर बात करते आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने नाहलियाँ भी बताई, हमने पॉजिटिव्स भी बताए, लेकिन मसला ये है जमूद भाई कि इतना सब कुछ करने के बाद भी चीज़ें चेंज नहीं हुई, व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ। तो आज हम जिस एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम इसको ज़रा इस तरीके से देखते हैं कि इनको ज़रा एक बार दो चीज़ों में बांट लेते हैं, दो रास्तों से देखते हैं। एक प्राइवेट सेक्टर का रास्ता है और एक गवर्नमेंट सेक्टर का रास्ता है। ठीक है, दो हिस्सों में आपने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, बहुत अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए जमूद भाई कि प्राइवेट स्कूल्स को जब हम देखते हैं और फिर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को देखते हैं, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ चले जाते हैं, देखा ये जाता है कि पढ़े लिखे जब आप देखते हैं, जो टीचर्स हैं, जो साथिज़ा हैं, जो स्टाफ है, वो ज़्यादातर आपको गवर्नमेंट के सेक्टर में मिलेगा। और तनख्वाह भी उससे कहीं ज़्यादा मिलती है जी। लेकिन वो क्वालिटी, बच्चों का जो जहन साजी है, वो हमें प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है, प्राइवेट कॉलेजेस में मिलती है। इसकी वजह क्या है? नियाज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो ये कि इस प्रोग्राम का पूरा जो आइडिया है वो आप ही का है। और हालांकि हम हल्ला बोल से आप भी और हम भी ये कोशिश करते रहे हैं कि कभी एजुकेशन पे, कभी हेल्थ पे और इस तरह के इश्यूज़ पे हम लोग बात करें, लेकिन ये गपशप, हल्की फुल्की गुफ्तगू हम किया करेंगे। कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप तक भी कोई चीज़ें कुछ इस तरह की पहुँचें। और हम ये भी चाहेंगे कि आपके ख्यालात भी हम तक पहुँचने चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ऐसा ही नियाज़ भाई, ये बड़ा अच्छा किया आपने कि इसको दो हिस्सों में आपने तकसीम कर दिया है। एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, और दोनों आपके सामने हैं। ठीक। प्राइवेट स्कूल में, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि प्राइवेट स्कूल में सैलरी कम है, ठीक है, मुमकिन है क्योंकि 12th पास या ग्रेजुएट टीचर हो वहाँ जी जी। अक्सरियत ऐसी है। सरकारी स्कूल की तरफ रुख करेंगे तो सरकारी स्कूल में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जी, पीएचडी, बीएड तो मस्ट है ही है। तो पढ़े लिखे असातिज़ा हैं, और फिर साथ ही साथ उनकी सैलरी भी प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा है, दुगनी तिगनी है जी। लेकिन अगर हम रिज़ल्ट की बात करें जी, तो रिज़ल्ट पे आके हम बस हैरान हो जाते हैं कि किस तरह प्राइवेट स्कूल, ज़रा सी नदामत भी होती है। बिल्कुल, किस तरह प्राइवेट स्कूल इतना अच्छा कर रहे हैं और सरकारी स्कूल नहीं कर पाते हैं। अब परेशानी क्या है? परेशानी का सबब जानने के लिए
जिस तरह का माहौल दरकार है, अभी हम वहाँ उस दरवाजे तक नहीं पहुँचे। ठीक है हमारी प्रायोरिटीज़, मेरी आपकी, जी एजुकेशन है ही नहीं है, जी, ऐसे तालीम है ही नहीं है। ठीक है, हम और आप शहर में आ गए हैं, ने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज दिया है। आपने भी अभी अजीज़ व अकरबा को, किसी छोटे बच्चे को, रिश्तेदार को आपने प्राइवेट स्कूल में भेज दिया। बस हम समझते हैं कि हमारी इतनी ही जिम्मेदारी है। जी अब शहर से ज़रा गांव की तरफ जाइएगा, वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की, असातिज़ा की और उस तरफ सरकार की, उस तरफ हम बाद में आएंगे। जी पहले मेरी आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल ऐसे अगर आप गांव देहात का रुख करेंगे तो गांव देहात में चूंकि प्राइवेट स्कूल नहीं है, हो भी नहीं सकते, ये सरकारी स्कूल ही हैं जो इस निज़ाम को चला रहे हैं। जी चाहे निज़ाम ख़राब है, लेकिन सरकारी स्कूल ही हैं जहां गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है और पढ़ रहा है। जी अब गांव देहात में क्या है कि मुझे अक्सर गांव देहात में जाने का मुझे मौका मिलता है। मैं जाता हूं, मैं टीचर से पूछता हूं कि मैंने कहा इस गांव से कभी सरपंच आपके पास आया, पंच बैठा, बीडीसी डीडीसी आए, और कभी गांव देहात का कोई पढ़ा लिखा आदमी या वो शख्स जिसके बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, जी जी वो कभी आपके पास आया? तो जवाब आता है नहीं। आप खुद सोशल मीडिया पे देख लीजिए कि आपके डीडीसी बीडीसी कितनी बार स्कूल जाते हैं और कितनी बार बीडीओ दफ्तर, एसीडी दफ्तर और तहसीलदार के ऑफिस और थानों में जाते हैं। जी जी जी, ठीक है ना, तो हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। तजाद मिलेगा हमें बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा तजाद मिलेगा। तो जब हमारी चीज़ ये है ही नहीं एजुकेशन, तो फिर क्या है कि एक बड़ा हिस्सा जो गांव देहात में रहता है ना, वो हमसे कट गया है। ठीक, और वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं वो अपने बच्चों की तालीम के लिए उतने फ़िक्रमंद नहीं हैं जितने वो फ़िक्रमंद हैं कि ये नाली बन जाए, ये डंगा बन जाए, ये बीडीओ दफ्तर से मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। ठीक है, तो ध्यान, और सोशल वेलफेयर की स्कीम्स हैं वो मिल जाएं, जी जी, पेंशन मिल जाएं, तालीम की तरफ रुझान ही नहीं है। जी जी, ठीक है ना, तो सबसे पहले जिम्मेदार हम खुद हैं। अगर सरकारी स्कूल आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनसे पूछें, हम बार बार स्कूल जाएं, हम पूछें कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जी जी जी, बच्चे स्कूल आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में पेरेंट टीचर जैसे- मीटिंग्स होती हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ वहाँ पे नहीं होता है और ना हम कोशिश करते जी, हैं। ये तो हो गई ये तो हो गए हम लोग जिनके बच्चे पढ़ते हैं, हम इसके जिम्मेदार हैं। जी, अब इसके बाद आगे असातिज़ा। ठीक, असातिज़ा को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं उन पर तरस ही खा सकता हूँ, जी और मैं उनको बहुत ज़्यादा जिम्मेदार इसलिए नहीं मानता कि गांव देहात में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल चल के भी एक टीचर जाता है। और आजकल तो उससे भी ज़्यादा, जी जी, और आजकल तो जाता ही जाता है ना, बायोमेट्रिक है, जी जी, 10 तरह की अटेंडेंस है। पहले 50 बहाने होते थे, चल जा, आज वो बहाने हैं ख़त्म। टीचर जा रहा है, डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा है ये बात की बात है, लेकिन टीचर स्कूल में पहुँच रहा है। जी, ठीक है, एक टीचर स्कूल में पहुँचता है, ठीक, और स्कूल में उसके पास बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए टाट तक नहीं है जिस पे हम बचपन में पढ़ते थे। सर हमने एक स्कूल का दिखाया भी था, हल्ला बोली पर, दिखाया बन में एक स्कूल था, उसमें मैं इसमें जिक्र कर दूं कि वो आप एक जिक्र अभी अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर उस स्कूल के हेडमास्टर ने बैठना है, वहाँ पर उसके लिए कुर्सी तो छोड़ें, वो जो कमरा है उसकी जो खिड़कियाँ हैं वो भी टूट गई हैं, उसका छत टूट चुका है। जो कमरा जो स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है, वहाँ पर स्टूडेंट्स भी बैठते हैं और साथ ही साथ वहीं पर मिड डे मील पकता है। अब नियाज साहब, ये आपने चिखली बन के एक स्कूल का हाल बताया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ जम्मू कश्मीर के गांव देहात के 95% स्कूल अच्छा, ऐसे ही हैं। जी जी जी, गांव देहात के जो स्कूल हैं, तो गांव देहात में सरकारी स्कूल है, वो ऐसे ही हैं, उनकी हालत ऐसी है। भाई एक टीचर को एक माहौल चाहिए ना, जी जी, जब वो जाए कम से कम साफ सुथरी एक जगह हो, बच्चों के बैठने की जगह हो, टीचर के बैठने की जगह हो, वो सब है ही नहीं है। तो अब टीचर ने क्या करना है वहां पे जाके? जी जी, प्राइवेट स्कूल वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल पहुंच नहीं सकते। ठीक, ठीक, आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो आपके जितने, या 20 साल पहले चले जाएं तो आपके जितने भी बड़े ऑफिसर हैं ना, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे केएस हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, वो सब के सब सरकारी स्कूल से पढ़े हुए जी लोग हैं। जी जी, लेकिन उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, नहीं था, उस वक्त इतने प्राइवेट स्कूल नहीं थे। हम लोग जब पढ़ते थे
60-65% वाला हमारा टॉपर होता था। जी ऐसा ही, आज 98 वाला तो भटक रहा है जी, कि उसको भटक एडमिशन रहा नहीं मिलती है। ऐसा ही, ठीक ना। तो अब बिल्कुल चीज़ें तब्दील हो गई। ठीक। अब हम ये नहीं कह सकते कि 20 साल पहले अगर प्राइवेट स्कूल से, 20 साल पहले अगर सरकारी स्कूल से फलां शख्स निकला है तो आज सरकारी स्कूल से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। जी, जी। तो इसका मुआवजा इस वक्त नहीं किया जा सकता, बेबुनियाद चीज़, बेबुनियाद सी चीज़ है। तो आप वो माहौल उनको दे नहीं पा रहे हैं। ठीक ठीक बेशतर स्कूल्स में बात टॉयलेट तक नहीं है। ठीक। बच्चियों के स्कूल में मैं उंगलियों पर आपको 50 स्कूल गिन के बता सकता हूँ, सिर्फ पीर पंजाल के। ठीक। बच्चियों के स्कूल में टॉयलेट तक नहीं है। अच्छा, ठीक है। प्ले ग्राउंड किसी स्कूल में आपको नहीं मिलेगा। ठीक। कमरे कहीं नहीं मिलेंगे, जो कमरे हैं खस्ता हाल है, सर फंड्स नहीं आते, है ही नहीं। फिर अब ये आ गई असातिज़ा। ठीक। ठीक है। अब असातिज़ा के बाद आते हैं सरकार और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं। ठीक। पिछले दिनों एक हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं राजौरी पूंछ के, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की अपने ऑफिस की। ठीक है सर। बेहतरीन ऑफिस, बेहतरीन सोफे लगे हुए, हमें खुशी भी हुई कि जॉइंट डायरेक्टर का और एजुकेशन के जीडी इंतहाई का, दुख भी हुआ हो, जॉइंट डायरेक्टर का इतना बेहतरीन ऑफिस होना जी, चाहिए। जी, जी, जी। लेकिन मैंने एक प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि जॉइंट डायरेक्टर साहब को गांव देहात में भी जाना चाहिए। जी जी जी। देखना चाहिए कि वो जो टीचर 4-5-6 किलोमीटर चल के गया है ना, आगे जाके उसके बैठने के लिए एक टूटी कुर्सी भी है कि नहीं। जी सर। है ना। ये फंड जो आपने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये 2-4-10 स्कूलों में इस्तेमाल कर देते हैं। जी सर। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी बहुत सारी खामियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। सर आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था जब ट्रांसफर हुई थी पुंछ में, तो हमने देखा था कि टीचर्स जो दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, हर रोज़ का अगर उनका सफ़र 8 से 10 किलोमीटर होगा, 4 से 5 किलोमीटर भी होगा, तो किस वक्त उठेंगे, किस वक्त जाएंगे, किस वक्त पढ़ाएंगे, फिर उनकी सोशल लाइफ क्या होगी, फैमिली क्या होगी, फिर उनके रहने का कहाँ जगह मिलेगी। देखिए ना, केएस ऑफिसर जब किसी जगह से यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर आते हैं तो उनके रहने की, खाने पीने की जिम्मेदारी, सब चीज़ें जो हैं वो ले ली जाती हैं। लेकिन जब एक टीचर यहाँ से उठ के वहाँ जाएगा तो वो रात को वहाँ नहीं रुक सकता। अब जाहिर है हर टीचर के पास अपनी गाड़ी भी नहीं होगी, तो ये भी हम मामला देखते हैं। इसका मैं यही कह रहा हूँ ना, इसका कौन जिम्मेदार है? जी जी जी। ट्रांसफर किसने करनी है? जी जी जी। टीचर ने तो नहीं करनी। जी जी जी। ट्रांसफर किसने करनी है? जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक जोनल एजुकेशन ऑफिसर है, उस बेचारे के भी दफ्तरों की बुरी हालत होती है। एक सीईओ है, एक जॉइंट डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर है, पूरा निज़ाम है ना। तो ट्रांसफर पॉलिसी आप देख लें इनकी इस कदर नाकिस है कि आप जब आप उसको देखते हैं ना, आपको हंसी आती है कि यार ये क्या है। मतलब शहर में पिछली बार भी हमने इतने सारे प्रोग्राम किए, इन्होंने क्या किया कि एक स्कूल से आदमी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एक टीचर की ट्रांसफ़र कर दी। ठीक। और एक आदमी जो पुंछ का सावजिया में, लोरन में, सुरनकोट के दूर दराज के इलाकों में पिछले 8-10 साल से पढ़ा रहा है। जी। वो डिज़र्व करता है कि वो शहर की तरफ आए, थोड़ा करीब आए, थोड़ा सॉफ्ट जोन में आए। लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, जो अपने इनके टीचर्स होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, और उनको क्या करते हैं ये कि 1, 2, 4, 5 किलोमीटर के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करते रहते हैं। वो शख्स जो इस उम्मीद के साथ पिछले 5, 8, 10 साल से इतने दूर जाके पढ़ा रहा है कि चलिए अब ट्रांसफ़र होगी तो मैं थोड़ा सॉफ्ट जोन में आ जाऊंगा। जी 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 जी। तो कोई दूसरा आदमी जो पिछले 10 साल से सॉफ्ट जोन में पढ़ा रहा है वो थोड़ा हार्ड जोन में चला जाएगा। ठीक। तो फिर दोनों को ये लगेगा कि चलिए यार आज मैं हार्ड जोन में चला गया हूँ, वापस सॉफ्ट में आऊँगा जिससे पहले मेरा साथी आ गया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो 8 साल से लोरन, सावजियाँ, सुरनकोट के, मेंढर के, राजौरी के दूर दराज के इलाकों में पढ़ाने वाला बंदा वही है, या उसको उठा के और दूर भेज दिया है। और दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को जो आपके अपने हैं उनको 2, 4, 5 किलोमीटर के आसपास घुमाते रहते हैं। जी जी। अब आप मुझे ये बताएं, वो टीचर जो आपने बात की ना, वो टीचर जो 8 साल से 5 से 6 किलोमीटर पैदल सफ़र करता है, पुंछ से जाता है अगर सावजियाँ या लोरन, तो वहाँ से 4-5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल सफ़र करता है। वो सुबह कब उठेगा? उसकी अपनी भी कोई लाइफ है, फैमिली लाइफ है, सोशल लाइफ है। वो सुबह 5 बजे 6 बजे उठेगा, फिर 8-9 बजे स्कूल पहुंचेगा, 10 बजे, फिर वहाँ से छुट्टी होगी, घर आएगा तो रात हो चुकी होगी। तो इस तरह के माहौल में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि नताइज बेहतर आएंगे?
नहीं आ सकते। तो सर, वही है हमारे साथ। नाजरीन को ये ना लगे कि हम टीचर सेंट्रिक हो रहे हैं। अब दरअसल वजह ये है कि जो अक्सर जो काम होता है ना एजुकेशन में, वो उसातिज़ा का ही है, पढ़ाना उसातिज़ा ने है। बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन की बात जब आएगी वो इम्प्लीमेंट उसातिज़ा ने करनी है। अच्छा सर, इसी में एक चीज़ मुझे ख्याल आई, अब ये दो सवाल मैं आपसे साथ ही कर दूं कि एक तो ये कि आप जहाँ किसी ऑफिस में चले जाएं, आपने रेडियो ऑफिस की बात की, अपनी सीईओ ऑफिस की बात की, अब किसी भी ऑफिस में चले जाएं, अब डीसी ऑफिस चले जाएं, आप तहसीलदार की किसी ऑफिस में चले जाएं, उन सब में आपको टीचर्स बैठे हुए मिलेंगे। उसके साथ साथ जब आप स्कूल में चले जाएं तो टीचर्स का काम पढ़ाना होना चाहिए, उसके साथ उसको 1000 काम और दिए हैं। मिड डे मील का जो पूरा का पूरा काम है टीचर संभालते हैं। उसके अलावा गैस अगर टीचर लाएगा, खाना टीचर देखेगा, तो वो पढ़ाएगा कब? देखिए जी, इस पे भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। टीचर को सबसे पहले और सबसे आखिर टीचर ही रहने दें, वो टीचर ही है। ठीक। आप मुझे ये बताइए कि एक टीचर को आप ZDO दफ्तर ले आते हैं, ठीक है सर। CO दफ्तर ले आते हैं, ठीक सर। समझ में आ गई बात। उसके बाद आप उसको SDM के दफ्तर में भी रखते हैं, आप उसको तहसीलदार के दफ्तर में भी रखते हैं, आप उसको DC के ऑफिस में भी रखते हैं, ACR और ADDC के ADC के दफ्तर में भी रखते हैं, इलेक्शन सेल भी वही चला रहा है, आपका BLO भी वही है। अब मुझे यह बताएं कि वो पढ़ाएगा कब? जी। जब आपने 2-3 साल उसको SDM के दफ्तर में बिठा दिया, 2-3 साल के बाद वो स्कूल गया भी, पहले तो जाते नहीं है, जी। अगर वो गया भी तो वो 2-3 साल जो बेचारा नकलें बनाता रहा, वो जाके स्कूल में क्या पढ़ाएगा? पूरा ब्रेक हो गया उसका। जी। अब वो 2-3 साल के बाद जाके वहाँ पढ़ा ही नहीं सकता है। तो आप टीचर को टीचर रहने ही नहीं देते हैं। होना ये चाहिए एक टीचर सिर्फ यही करे। और जो स्कूल में बच जाते हैं तो उनका भी मैंने आपको अभी जिक्र किया, वो मिड डे मील वगैरह जो स्कूल में है उनका क्या हाल कर रखा है? जी। वो मिड डे मील भी वही देखें, आपने ठीक कहा, गैस भी एक टीचर ला रहा है। जी। तो कहाँ से वो पढ़ाएगा? ठीक। तो इसकी तरफ हम बार बार ये कहते हैं कि भाई अच्छा कितनी होता क्या है, कितनी बार जो है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बताऊँ आप जी। हमारे टीचर भी बहुत हद तक इसके जिम्मेदार हैं। उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स है ना, जो सियासत है, वो भी इसके इर्द गिर्द घूमती है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे नहीं लेकिन अच्छी खासी तादाद में ऐसे टीचर मौजूद हैं जो खुद नहीं चाहते कि हम स्कूल जाएं। जी। वो चाहते हैं मैं ZDO दफ्तर रहूं, CO दफ्तर में रहूं और SDM के दफ्तर में रहूं, तहसीलदार के दफ्तर में। मुझे ये बताओ, एक टीचर जब SDM के दफ्तर में है, SDM उसको रोज बुलाता है, SDM उससे बातचीत करता है, ऐसा ही है। SDM उससे सलाम दुआ करता है, उसके ताल्लुकात बन जाते हैं। उस टीचर को जो SDM के दफ्तर में बैठा है, उसको आप ZDO और CO भी फोन करके नहीं कह सकते कि तू जा वहां। जी। क्यों? क्योंकि उसके मरासिम तो अब SDM के साथ हो गए हैं। SDM के पास तो बड़े बड़े नेता आते हैं रोज। जी। अब उसके ताल्लुकात उस नेता से भी हो गए हैं। अब वो एक टीचर नहीं रहा है, अब वो सरकारी क्लर्क बन गया है, या यूं कहें कि वो एक एक्टिविस्ट बन गया है, वर्चुअल सियासतदान बन चुका है। अब वो कैसे जाएगा वापस? वो जा ही नहीं सकता है, आप जाने ही नहीं देंगे और SDM ही नहीं जाने देंगे। जी। अगर SDM साहब ने कभी उनको भेजा भी तो वो हमारे सियासतदान बीच में आ जाते हैं, वो भी कहते हैं यहीं बैठा रहे, हमारा करीबी है। कितनी बार डायरेक्टरेट ऑफिस से ये ऑर्डर आए हैं कि जितनी भी अटैचमेंट्स हैं वो सब कैंसिल करें। ठीक सर। उसके बाद भी हैरत होती है कि नहीं होते। सर एक वजह ये तो टीचर। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताऊं आपको बहुत मजे की, प्लीज, फिर आपके सवाल की तरफ आएंगे। एक चीज़ और मैं बहुत मजे की बताऊं जी। आप कभी सर्वे करिएगा, आपकी फैमिली में भी टीचर हैं? जी सर बिल्कुल, मेरी फैमिली में भी है जी सर। मुझे अभी तक मेरी फैमिली में कम से कम कोई एक टीचर ऐसा नहीं मिला है जिसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जी सर। मुझे अभी बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब टीचर हैं, वो नाराज़ होंगे, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे। जी। वो मंडी का टीचर है, वो सुरनकोट का टीचर है, वो मेंढर का टीचर है, शहर में रह रहा है। जी। पूंछ में आके रह रहे हैं, क्राइस्ट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। जी। पहले वो अपने बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाता है, वो गाड़ी जो उसने सरकारी स्कूल के टीचर बनने के बाद ली है, उसी तनख्वाह से ली है, क्राइस्ट स्कूल छोड़ता है, उसके बाद मंडी और सुरनकोट जाता है। जी। ठीक है ना? तो क्यों? उसको भी पता है कि जिस स्कूल में मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ मुझे पढ़ाना वढ़ाना नहीं है, वहाँ सियासत करनी है मुझे। तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं कि जो खुद चाहते हैं कि हम लोग सरकारी दफ्तरों में फिरते रहें, नेतागिरी करते रहें, लेकिन स्कूल में ना जाए पढ़ाने के लिए। तो ये टीचर भी हैं
अच्छी खासी तादाद में, तो उनको आप मतलब हम लोग ऐसे अलग नहीं कर सकते या किसी ये एक नहीं पर जिम्मा नहीं डाला जा जिम्मा सकता नहीं इस डाला चीज़ सकता। का। टीचर भी हैं मतलब जी जी जी, वो भी बराबर के इसमें शरीक हैं। हिस्सेदार हैं, बिल्कुल। सर आपने बात की पूरी चेन की कि भाई एक उसातिज़ा हैं, फिर उनके ऊपर डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर सेक्रेटरीज़ हैं, तो सर इतनी बड़ी चेन है। फिर वही बात है, जब हम दो हिस्सों की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, एक प्राइवेट स्कूल को देखते हैं, उसमें इतना कोई बड़ी लंबी चेन नहीं है अफसरान की, इतनी कोई लंबी चेन नहीं जो ये डिसाइड करेगी कहाँ पर कौन सी चीज़ बननी है, किसके लिए बिल पास होना है। तो एक प्रिंसिपल जो वहाँ का है या फिर जो स्कूल का जो ऑनर है, आप ये समझ लें जो ज़मीन का ऑनर है, जो उस बिल्डिंग का ऑनर है, उनसे ही मशवरे होकर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर भी इतना अच्छा, इतना बेहतरीन देखने लायक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का होता है, लेकिन जहाँ पर इतनी बड़ी चेन, जहाँ पर डिसीजंस के लिए पूरा थिंक टैंक बैठता है, वहाँ की हालत हमें इतनी ख़राब दिखती है क्यों? ये मसला तो यही है ना, ये थिंक टैंक का मसला तो है। जी जी मसला ही यही है, ये जो चैन है ना जी, यही खराब है। ये जितनी भी खराबियां इस सेक्टर में आई है ना, उसी चैन की वजह से आई है। सरकारी स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक प्रिंसिपल होता है ना उसका, एक चेयरमैन होगा, जी जी मतलब या चेयरमैन होगा या प्रिंसिपल होगा जी, ऐसा ही। तो वो एक आदमी है डिसीजन लेने वाला। वो एक आदमी डिसीजन लेता है तो नतायज आपके सामने है। आप देखिए क्राइस्ट स्कूल आपके सामने, पुंछ की सिर्फ मैं मिसाल दे रहा हूँ। जी जी जी, क्राइस्ट स्कूल क्या कर रहा है, जामिया ज़ियाउल उलूम क्या कर रहा है, इस तरह के स्कूल्स कितने अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं बड़े आपको। बेहतरीन स्कूल, बड़े क्यों? क्योंकि एक फर्द वाहिद इनके ऊपर बैठा हुआ है और वो अपनी जिम्मेदारी समझता है कि मुझे हर हाल में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देना है, और उसमें बिजनेस भी शामिल है। उनको ये पता है कि अगर आज मेरे बच्चे 2 डॉक्टर चले जाते हैं, 2 इंजीनियर चले जाते हैं, 2 केएस ऑफिसर चले जाते हैं, 2 प्रोफेसर चले जाते हैं, तो फिर हम लोगों से कहेंगे कि ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये बच्चा जो है ना ये हमारा प्रोडक्ट हमारे है, स्कूल से हमारे स्कूल से पढ़ा हुआ। ये गुफ्तगू यहाँ पर तमाम करते हैं और हम आपसे मुलाकात करेंगे किसी और एपिसोड में ऐसे ही किसी गुफ्तगू के साथ। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी हमें नवाजते रहिए अपने मशवरों से। हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए जो हमारे आपके साझे मसाइल हैं जी जी, उनके ऊपर बातचीत किया करें, ऐसा ही। और आपके कमेंट्स अगर शामिल प्रोग्राम रहेंगे जी, तो फिर ये होगा कि अगले प्रोग्राम में हम उन कमेंट्स को शामिल जो भी कर सकते खामियां हैं। होंगी, जो अच्छाइयां हाँ, होंगी, जो खामियां होंगी वो भी वो ज़्यादा ज़रूरी वो है। ज़रूरी है। अच्छाइयाँ चले छोड़िए, वो हमें भी पता है, लेकिन जो खामियां हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी, आप हमें बताइए कि इस तरह के प्रोग्राम को हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया।